नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो अभी सेशन चल रहे हैं उत्तराखंड सब्जेक्ट के लेके चल रहे हैं, तो आज भी हम उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण राजवंश को कवर करते हुए चलेंगे, जिस राजवंश का नाम रहेगा पौरव राजवंश। उत्तराखंड में स्थापित होने वाला कुलिंद राजवंश के पश्चात जो अगला राजवंश आया था उसको कहा गया था पौरव राजवंश। तो पौरव राजवंश को समझने से पहले जो हमने इससे पूर्व लेक्चर में जो बात की थी कुलिंद राजवंश को, उसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि उत्तराखंड में वर्तमान तक जितने राजवंश स्थापित हुए हैं उनमें जो सबसे पहला जो राजवंश है वो कुलिंद राजवंश को माना गया है। कुलिंद राजवंश से पूर्व यहाँ पर उत्तराखंड की स्थानीय जनजातियों का निवास था, लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन जो राजवंश स्थापित हुआ था पहला वो था कुलिंद राजवंश, इसलिए उसको इतिहास में उत्तराखंड में स्थापित होने वाला प्रथम राजवंश बोला गया है। लेकिन उसको अभी हमने ऐतिहासिक राजवंश नहीं कहा है, क्योंकि जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया था इतिहास की जो जानकारी के स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक और रिटर्न दो तरह के होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, भवन, मुद्राएं, सिक्के, इन पे बात होती है। और हमने जो पूरा कुलिंद राजवंश कवर किया था वो हम उनकी मुद्राओं के आधार पर ही हमने उस राजवंश को पढ़ा था। तो कुलिंद राजवंश में हमने ये कहा था कि जो कुलिंद के उसमें जानकारी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कुलिंदों की मुद्राएं हैं। तो इतिहासकारों ने कुलिंदों की मुद्राओं को 3 भागों में बांटा था। पहली मुद्रा हमने पढ़ी थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, दूसरी मुद्रा की उसमें बात की थी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, और तीसरी मुद्रा के बारे में बात की थी हमने छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा मानी गई थी वो थी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, क्योंकि वो जो मुद्रा की जो हमें प्राप्ति हुई है वो ताम्र प्लस रजत दोनों धातुओं में हम उस मुद्रा को प्राप्त हुई है। और उस मुद्रा की सबसे विशेष बात यह थी कि उस मुद्रा में अमोघभूति की उपाधि लिखी गई थी। तो अमोघभूति की जो उपाधि थी वो प्राप्त हुई थी हमको महाधिराज। अमोघभूति की उपाधि महाधिराज की थी। तो इससे इतिहासकारों ने यह माना कि अमोघभूति जो था वो कुलिंद राजवंश का एक सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इसमें एग्जाम में प्रश्न आता है कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक बताओ, तो हम उसमें नाम लेते हैं अमोघभूति का। तो आज के इसमें हम कुलिंद राजवंश के बारे में बात नहीं होगी, आज के इसमें जो बात होगी कुलिंदों के पश्चात जो उत्तराखंड में एक नवीन राजवंश स्थापित हुआ था उसको इतिहासकारों ने कहा है पौरव राजवंश। और पौरव राजवंश का अन्य नाम हमको मिलता है, ये जो राजवंश था इसकी राजधानी हिमालय क्षेत्रों में थी, तो इसलिए पौरव राजवंश को कहा गया है अन्य नाम से पर्वताकार राजवंश। पौरव राजवंश कहें या पर्वताकार राजवंश कहें, दोनों का मतलब एक ही है। पर्वत में हिमालय के क्षेत्र में राजधानी होने के कारण इसे पर्वताकार राजवंश बोला गया। तो पौरव राजवंश को शुरू करने से पहले हम इसकी जानकारी के स्रोत देखते हैं कि कहां से प्राप्त होता है। तो पौरव जानकारी का जो सबसे अधिक स्रोत माना गया है, जानकारी का सर्वोत्तम स्रोत है वो है अभिलेख, पौरव शासकों के द्वारा जारी किए गए अभिलेख। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये राजवंशी पुरातात्विक के आधार पर हम इसमें बातें कर सकते हैं। तो इनके जो जानकारी के सर्वोत्तम उदाहरण है वो होते हैं अभिलेख। ये अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं तालेश्वर नामक क्षेत्र से। तालेश्वर नामक क्षेत्र से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ताम्र धातु में प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं तालेश्वर ताम्रलेख। और तालेश्वर जो था अल्मोड़ा में स्थान का नाम है, और एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड के समय पूछा गया था कि तालेश्वर क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है, तो नदी का नाम है सुयाल नदी। तो सुयाल नदी तालेश्वर से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। अभिलेख किसके हैं, तो हम लिखेंगे विष्णु वर्मन प्रथम का, उसका अभिलेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हेनसियांग उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। हर्षवर्धन के समय हेनसियांग उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे, और इनके द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में एक क्षेत्र का नाम इन्होंने वर्णन किया, उसको ये कहते हैं ब्रह्मपुर। क्षेत्र का नाम होता है ब्रह्मपुर। तो हेनसियांग के यात्रा वृत्तांत से भी हमें पौरव राजवंश के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इनका स्वयं का लिखित का साहित्य हमें प्राप्त नहीं होता है। तो जानकारी के आधार पर तालेश्वर अभिलेख और हेनसियांग का यात्रा वृत्तांत, इन्हीं आधार पर हम बात करते हैं। जो पौरव राजवंश है, इन राजवंश के द्वारा कुलिंद शासकों के विपरीत, जैसे कुलिंद शासकों ने कार्य किया था, लेकिन उनका जो राजा का पद था हम वो ये नहीं कह सकते थे कि वो पद वंशानुगत होगा, क्योंकि हमें कुछ उनमें राजाओं का नाम प्राप्त हुआ था। जैसे हमने लिखा था अमोघभूति, विषभूति, धनभूति,
अग्रराज, रावण, भानु, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर राजा का पद जो होगा वंशानुगत होगा। इसके विपरीत जो पौरव शासक थे उनके द्वारा राजा के पद को वंशानुगत किया था। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका ही बेटा राजा बनेगा। ये कैसे प्राप्त होते हैं? तो हमें पौरव शासकों की अभिलेख वंशावली प्राप्त होती है। जैसे कुछ राजाओं का नाम प्राप्त होगा विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन के बाद आएगा वृषवर्मन, अग्निवर्मन, अग्निवर्मन के 2 बेटे होंगे, विष्णुवर्मन प्रथम और धृतिवर्मन। तो इन प्राप्त अभिलेखों के आधार पर हम ये कहेंगे कि जो पौरव राजवंश था इनके द्वारा यहाँ पर से राजा का पद वंशानुगत किया गया था। ठीक है, तो जो पौरव राजवंश था इसके और अन्य विशेषताएं क्या बात थी? अगर हम कहें जो पौरव राजवंश है इसका संस्थापक कौन था? पौरव राजवंश का संस्थापक कौन था? क्योंकि कोई भी राजवंश को पढ़ने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि उस राजवंश का संस्थापक कौन है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि जानकारी का स्रोत क्या है? तालेश्वर अभिलेख। तो जो तालेश्वर अभिलेख है, हमें जो सबसे पहले अभिलेख प्राप्त हुआ है वो होता है विष्णुवर्मन का। सबसे प्रथम अभिलेख हमें पौरव शासकों में विष्णुवर्मन का अभिलेख प्राप्त होगा और इसमें विष्णुवर्मन प्रथम कहा गया है। यानी कि अगले व्यक्ति कोई आएगा वो द्वितीय तृतीय विष्णुवर्मन के उसमें होगा। इसको से विष्णुवर्मन नहीं कहा है, विष्णुवर्मन प्रथम कहा है। विष्णुवर्मन के पश्चात उसका बेटा राजा बनता है। बेटे का नाम होता है वृषवर्मन। विष्णुवर्मन के पश्चात उसका बेटा राजा बनेगा, पुत्र का नाम होता है वृषवर्मन। वृषवर्मन के पश्चात एक राजा का नाम प्राप्त हुआ है, उनका नाम है अग्निवर्मन। तो जैसे कि देख रहे हैं कि सबके नाम के अंत में वर्मन वर्मन लगा है, तो इस आधार पर भी कहा गया है कि ये जो होंगे एक राजा के पुत्र ही अगले उसमें राजा बनता था, यानी कि पद को वंशानुगत किया होगा। तो पहला राजा विष्णुवर्मन प्रथम, दूसरा राजा विष्णुवर्मन, तीसरा अग्निवर्मन। अग्निवर्मन जो राजा था इसके 2 पुत्रों का हमें नाम प्राप्त होता है। एक पुत्र का नाम है इसका धृतिवर्मन, पुत्र का नाम है धृति, और कहीं कहीं पर उसको धृतिवर्मन भी बोलते हैं, बात एक ही है। पहला पुत्र धृतिवर्मन या धृतिवर्मन और दूसरा पुत्र जो होता है उसका नाम है विष्णुवर्मन। देखिए प्रथम यहां पर आया तो विष्णुवर्मन द्वितीय। ये हमें कुछ पौरव शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। तो अभिलेखों में सबसे प्रथम नाम हमको मिला विष्णुवर्मन। तो इतिहासकारों ने यह कहा कि जो विष्णुवर्मन था वो इस पौरव राजवंश का संस्थापक था। पौरव राजवंश के द्वारा उत्तराखंड में अनेक प्रकार से काम किया गया था। देखिए जो कुलिंद राजवंश था, हमने उनकी मंत्री परिषद के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि उनके मंत्री परिषद की जानकारी फिलहाल अभी तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन इसके विपरीत जो पौरव राजवंश था इनकी स्वयं की एक अपनी मंत्री परिषद थी। पौरव राजवंश की स्वयं की एक अपनी मंत्री परिषद थी जिसमें सबसे जो प्रमुख पद होता था वो होता था राजा का। मंत्री परिषद में सबसे प्रमुख पद राजा का होता था और राजा का वो पद था जो वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका ही पुत्र अगला उत्तराधिकारी घोषित होगा। तो राजा, तो समस्त शक्तियों का जो केंद्र होगा वो था राजा। राजा की सहायता के लिए उसका एक प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री को कहा गया है अमात्य। पहला पद राजा का, सबसे केंद्रीय शक्ति उसके हाथ में होगी। राजा को संयोग देने के लिए उसकी मंत्री परिषद में अगला पद होता था अमात्य का। अमात्य का पद जो मुख्यतः आज के समय में अगर हम बोल सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री का होता है। अमात्य के पश्चात जो पद आता है उसे कहते थे कुमारात्य। अमात्य की सहायता के लिए कुमारात्य। कुमारात्य पद जैसे कि नाम से लग रहा है कुमार, तो इसके आगे अगर हम राज लगा देंगे तो हो जाएगा राजकुमार। यानी कि जो कुमारात्य पद में होता था, इस पद में किसे नियुक्त किया जाएगा तो हम बोलते थे जो राजा का पुत्र होता था उसको कुमारात्य के पद में नियुक्ति किया जाता था, जो कि अमात्य के एक संयोगी की भूमिका में निभाता था। तो इसका उद्देश्य यह था क्योंकि राजा की मृत्यु के पश्चात उसके जो युवराज होगा उसी को अगला राज्य संभालना है। तो युवराज को एक्सपीरियंस के रूप में हम बोल सकते थे कि उसको अपने कार्य का अनुभव हो जाए, इसलिए उसको किसके अंतर्गत रखा गया था? कुमारात्य के अंतर्गत, प्रधानमंत्री के सहायक के रूप में। कुमारात्य के पश्चात हमें कुछ पद मिलते हैं जैसे बलाध्यक्ष पद। बलाध्यक्ष पद जैसे नाम से लग रहा है बलाध्यक्ष, तो ये पद कौन सा होगा? तो हम बोल सकते हैं जो बलाध्यक्ष का पद था ये सेनापति का पद था। सेनापति को पौरव की मंत्री परिषद में क्या कहा जाता था? तो हम बोल सकते हैं उसको बलाध्यक्ष बोला जाता था। बलाध्यक्ष के पश्चात हमें कुछ पद और मिलते हैं जैसे एक है संधि विग्रह।
ये पद है संधि विग्रह का पद। इसका कार्य क्या होगा संधि विग्रह का? ये एक राजा जो होगा उसके अपने राज्य में शत्रुता भी होगी, अगल बगल से साम्राज्य विस्तार भी होगा। तो जिस राजा से अगर हमने संधि करनी है उसके ऊपर संधि का प्रस्ताव भेजना है, तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो हम बोलेंगे ये काम संधि विग्रह वाले व्यक्ति के पास किया जाएगा। मंत्री परिषद में अगर आगे चले तो एक पद और हमको मिलता है, उसका नाम होता है प्रतिहार, और कहीं पर प्रतिहार को प्रांतपाल भी बोल देंगे। प्रतिहार या प्रांतपाल, इसका क्या कार्य होगा? तो जो प्रतिहार प्रांतपाल का जो कार्य होगा ये महल की रक्षा करने का काम होगा, इसकी ओर से रक्षक के रूप में भी जान सकते हैं। तो इस तरह से इनके द्वारा अपनी एक मंत्री परिषद सुव्यवस्थित की गई थी। तो पौरव वंश को, महत्वपूर्ण बात है, पौरव वंश को हम उत्तराखंड का प्रथम राजनीति वंश कह सकते हैं। प्रथम राजनीति वंश का कहने का तात्पर्य यह है कि ये वो प्रथम उत्तराखंड में स्थापित राजवंश है जिसकी स्वयं की अपनी एक मंत्री परिषद थी। चलिए आगे। अब राजा जो राज्य कर रहा है, मंत्री परिषद, तो अगर राज्य को चलाना है तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें राजस्व की आवश्यकता होगी, रिवेन्यू की। और राजा जो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा वो रिवेन्यू टैक्स के रूप में संग्रह कर सकता है। तो राज्य को चलाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, और जो पैसा जो लिया जाएगा वो करों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। तो इस काल में राजा के द्वारा सबसे पहले उत्तराखंड में कौन सा राजवंश था जिसने सबसे पहले अपने आय का स्रोत कर को निर्धारित किया था? तो हम बोलेंगे वो राजवंश पौरव राजवंश था। पौरव राजवंश वो राजवंश जिसने अपने आय का स्रोत राजस्व को निर्धारण किया था, कर को। तो राजा के द्वारा कर दो तरह से लिया जाता था। पहले जिसको हम बोल सकते हैं नकद रूप में, यानी कि जो टैक्स होगा उसको हम कैश भी दे सकते थे, और नकद के साथ साथ जो कर का भुगतान किया जाता था वो अनाज के रूप में किया जा सकता था। या तो हम राजा को कुछ कैश दे दें या उसके बदले कुछ अनाज दे दें। तो पौरव राजवंश उत्तराखंड का वो प्रथम राजवंश जिसने उत्तराखंड से कर वसूलने का काम आरंभ किया था। इससे पूर्व हमने कुलिंद राजवंश को पढ़ा था, लेकिन कुलिंद राजवंश में अभी तक हमें जानकारी कि उसमें ये नहीं मिला था कि उनके राजवंश में जो राजस्व का जो स्रोत था वो करों को भी निर्धारण किया जाएगा। तो करों को लगाने वाला पहला राजवंश था पौरव राजवंश। देखिए चंद, जो इसके बाद हम कत्यूरी पढ़ेंगे, कार्तिकेयपुर पढ़ेंगे, चंद, पवार, उन शासकों के द्वारा भी कर वसूले गए थे। और सबसे कष्टकारी कर जो लगाए गए थे वो गोरखाओं के द्वारा लगाया गया था। तो कर का टॉपिक भी हमारे से महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो कर के रूप में जो राजस्व को ग्रहण करने वाला पहला राजवंश है वो था पौरव राजवंश। अब पौरव राजवंश में कर को क्या कहते थे? क्योंकि उसके जानकारी में वहां पर कर वर्ड का यूज नहीं हुआ है। कर के बदले पौरव राजवंश में कर शब्द को कहते थे वो भाग। भाग, कर को कहते थे भाग, और जो कर वसूलने वाला अधिकारी था ये कहा जाता था भगिक। कर को कहेंगे भाग और कर वसूलने वाला अधिकारी होता था भगिक। तो राजस्व कर के रूप में वसूला जाएगा, और कर अनाज और नकद दोनों हो सकता था। इसके अतिरिक्त राजस्व वसूलने के और कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो राजस्व वसूलने का सबसे अच्छा स्रोत होता है भूमि। राजस्व वसूलने का सबसे सर्वोत्तम स्रोत होता है भूमि। तो पौरव राजवंश के द्वारा भूमि का वर्गीकरण किया गया था। पौरव राजवंश ने भूमि का वर्गीकरण किया था। देखिए जो भूमि वर्गीकरण वाला है ये भी अपने में एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तथ्य है। भूमि वर्गीकरण, लैंड सेटलमेंट, भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण का मतलब भूमि को नाप के उसके नाप में जितना मेजरमेंट में आया उसके हिसाब से उसमें टैक्स लगाना। जैसे भूमि वर्गीकरण के लिए हम अगर बोले आधुनिक उत्तराखंड में कर्नल विलियम ट्रेल 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 में किया था, उसको 80 साला भूमि बंदोबस्त तो बोला गया था। तो भूमि निर्धारण का कार्य भी किया गया था सबसे पहले उत्तराखंड में पौरव राजवंश के द्वारा। भूमि, अब भूमि का वर्गीकरण किया गया तो पौरव शासकों के द्वारा भूमि को दो भागों में बांटा गया था। एक भूमि कही जाती थी केदार भूमि और दूसरी प्रकार की भूमि थी सारा भूमि। पवार राजवंश में भूमि को दो प्रकार के रूप में बांटते थे, एक केदार भूमि और दूसरी सारा भूमि। केदार भूमि से तात्पर्य होता था सिंचित भूमि या जिसको हम बोलते हैं उपजाऊ भूमि। केदार भूमि जिसको सिंचित भूमि या उपजाऊ भूमि बोला गया था, और जो सारा भूमि थी ये कम सिंचित भूमि थी, यानी कि कम उपजाऊ भूमि थी।
तो भूमि को जो सर्वाधिक टैक्स लिया जाएगा वो केदार भूमि से लिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी हम अनाज उत्पादन करेंगे फसल, वो हमें सफलता से अच्छे उसमें प्राप्त होगी, उच्च गुणवत्ता की प्राप्त होगी, क्योंकि वो किस भूमि में थी? केदार भूमि में। सारा भूमि वो भूमि होगी जो गैर सिंचित भूमि या कम उपजाऊ भूमि को बोल सकते हैं। तो कर को लिया जाता था सबसे पहले अपनी ओर से पौरव राजवंशों के द्वारा। इसके पश्चात अगर हम पौरव राजवंशों की राजधानी के रूप में बात कहें कि पौरव शासकों की राजधानी कहां थी। पौरव राजवंश, राजा अपने परिवार के साथ जिस क्षेत्र में रहता था, राजा अपने परिवार के साथ जिस क्षेत्र में रहता था उसको कहते थे कोट। कोट वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में राजा अपने परिवार के साथ रहेगा। यानी कि पौरव राजवंश में राजधानी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? तो हम बोलेंगे राजधानी को कहा गया है उसमें कोट। कोट का मतलब होता है राजधानी। पवार शासकों की अगर हम बात करें तो उनकी राजधानी भी अलग अलग उसमें क्षेत्र में गई है। जैसे कनकपाल के द्वारा राजधानी को बसाया गया था चमोली चांदपुरगढ़, अजयपाल के द्वारा उसको देवलगढ़ स्थापित किया, देवलगढ़ के पश्चात श्रीनगर में स्थापित किया गया। चंदों में अगर हम राजधानी को देखें तो उनकी आरंभिक राजधानी चंपावत थी, चंपावत के पश्चात राजधानी को अल्मोड़ा में शिफ्ट किया गया था। तो राजधानी परिवर्तित करने के हर राजवंश के द्वारा राजधानी को परिवर्तित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। उसके अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो पर्वताकार राजवंश है, पौरव राजवंश है, इनकी जो आरंभिक राजधानी मानी गई है, इनकी आरंभिक राजधानी ब्रह्मपुर क्षेत्र में थी। पौरव शासकों की आरंभिक राजधानी ब्रह्मपुर क्षेत्र में थी। ये वो ब्रह्मपुर क्षेत्र वो है जिसको इंद्र नगरी भी कहा गया है। ब्रह्मपुर क्षेत्र का अन्य नाम इंद्र नगरी, और इसको श्रेष्ठ नगर की संज्ञा दी जाती है। ब्रह्मपुर के अनेक नाम मिलते हैं, उसको इंद्र नगरी बोलते हैं और ब्रह्मपुर को ही हम श्रेष्ठ नगरी के रूप में जानते हैं। तो इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो ब्रह्मपुर थी। ब्रह्मपुर के पश्चात उत्तरवर्ती शासन काल में, यानी कि जो बाद में पौरव राजा आए थे, उनके द्वारा राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। और ये राजधानी स्थानांतरित करके क्षेत्र में लेके आ गए थे तालेश्वर, यानी कि जिसको हम अच्छे शब्दों में जानते हैं अल्मोड़ा। तो उत्तरवर्ती शासकों के द्वारा इनकी राजधानी ब्रह्मपुर से चेंज करके, शिफ्ट करके, स्थानांतरित करके अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी। तो पौरव राजवंश में हमने देखा कि इनके राजस्व के क्या थे, भूमि का वर्गीकरण, और इनका संस्थापक कौन था। जैसा हमने बोला था कि पहला अभिलेख विष्णुवर्मन का प्राप्त होता है, दूसरा विश्ववर्मन, उसके बाद अग्निवर्मन, अग्निवर्मन के दो बेटे ध्रुतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। अब इसके अतिरिक्त पौरव राजवंश का पतन कैसे और क्यों हुआ? देखिए, कोई भी राजवंश है, इतिहास साक्षी है, कितना भी महान राजवंश क्यों ना हो, एक समय बाद उस राजवंश का पतन होना आवश्यक होता है और पतन हो ही जाता है। अब राजवंश के पतन होने के क्या कारण रहते हैं? तो बहुत से कारण रहते हैं जिसमें संक्षेप में चर्चा की जाए। अगर हम पूछे किसी राजवंश का पतन क्यों होगा, तो बाहरी आक्रमण हो सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, और या शासकों की अयोग्यता, और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं किसी राजवंश के पतन होने के लिए। तो जो ये पर्वतकार पौरव राजवंश है, इसके राजवंश का पतन का कारण ये था क्योंकि कन्नौज के शासक के द्वारा, कन्नौज के शासक, और शासक का नाम है यशोवर्मन, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के द्वारा हमारे हिमालय क्षेत्र में आक्रमण किया गया था। और उसके आक्रमणों के कारण से ही ये जो हमारा पौरव राजवंश था, पर्वताकार राजवंश था, ये राजवंश उत्तराखंड से समाप्त हो गया था। तो पौरव राजवंश के पतन का मुख्य कारण कन्नौज के शासक यशोवर्मन का आक्रमण था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने अपने पौरव राजवंश को कंप्लीट किया। पौरव राजवंश के पश्चात उत्तराखंड में जो राजवंश स्थापित का कर्तपुर, और कर्तपुर राजवंश को कुछ इतिहासकारों ने कह रखा है कि उत्तरवर्ती कुणिद शासक थे, यानी कि कुणिद अपने उत्तरवर्ती शासन काल में कर्तपुर क्षेत्र में निवास करने के कारण इनको कर्तपुर क्षेत्र कहा गया था, और उस राजवंश को भी कर्तपुर राजवंश कहा गया। तो आने वाले जो अगला जो सेशन आएगा उत्तराखंड का, उसमें हम देखेंगे कि क्या कर्तपुर राजवंशी उत्तरवर्ती कुणिद शासक थे या उत्तराखंड में स्थापित होने वाला वो कोई एक नवीन राजवंश था। तो आज के इस सेक्शन में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।